आज की खबर और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। बिहार की सियासत इस वक्त पूरे देश के मौसम का मिजाज बदल रही है। लगातार कह सकते हैं चुनावी बयार शुरू हो चुके हैं और चुनावी प्रचार प्रसार भी शुरू है। इसी सिलसिले में महागठबंधन के दो चमकते चेहरे बिहार में नजर आए। अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी ने सभा बांधने की पूरी कोशिश की और महागठबंधन की तरफ कह सकते हैं कि बिहार के रुझान को भी घुमाने की कोशिश की है। तो क्या कुछ है पूरा मामला और सबसे बड़ी बात की क्या ये दो चेहरे बिहार में महागठबंधन की नैया पार लगा पाएंगे? इसी पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में हमारे ब्यूरो हेड मौजूद हैं विवेक त्रिपाठी सर। इनसे पूरी जानकारी लेंगे क्योंकि बिहार में सियासत इस वक्त काफी गर्माई हुई है। सर, सबसे पहले बात होगी क्योंकि प्रियंका गांधी यूपी में लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा लेकर आई थी और लगातार कह सकते हैं कि उनकी इस नारे की वजह से कहा जा रहा था कि कुछ तो चमकेंगी वो यूपी की सियासत में, लेकिन नहीं चमक पाई। पर बिहार में वो अपनी सियासी कह सकते हैं जमीन को एक बार फिर से आजमाती नजर आ रही है। क्या लगता है बदलाव लेकर आएंगी महागठबंधन के लिए? देखिए, प्रियंका गांधी का उत्तर प्रदेश में एक प्रभाव है। उत्तर प्रदेश की सरजमी से उनकी सियासत शुरू हुई है, गांधी परिवार की सियासत। पूरा परिवार अगर हम देखें आज़ादी के समय से जब बाद में सरकारें बनी तो जो जवाहरलाल नेहरू हैं, इंदिरा गांधी हैं, उनका कहीं ना कहीं से जुड़ाव रहा। तो उत्तर प्रदेश में प्रियंका बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। लेकिन बिहार और उत्तर प्रदेश की राजनीति कोई बहुत ज़्यादा अलग नहीं है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों में। बिहार में भी प्रियंका गई हैं, वहाँ पर माहौल बनाने की कोशिश कर रही हैं। इससे पहले यूपी में जब भी चुनाव हुए, चाहे विधानसभा चुनाव हुए या लोकसभा चुनाव हुए, तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने गठबंधन किया, मिल के चुनाव लड़ रहे हैं। दो युवाओं की जोड़ी कहा गया उसको, हालांकि ये जोड़ी बहुत ज़्यादा सफल नहीं हुई, सक्सेसफुल नहीं हुई। उत्तर प्रदेश में इसका फायदा लोकसभा चुनाव में तो मिला, लेकिन बिहार के चुनाव में या उत्तर प्रदेश के चुनाव में इसका फायदा पहले भी नहीं मिला। जब पहले चुनाव हुए थे 2020 में चुनाव हुए थे तब भी फायदा नहीं मिला था। फिर 2025 का चुनाव आ रहा है। अब राहुल गांधी, अखिलेश यादव दोनों मैदान में हैं, प्रियंका गांधी भी मैदान में है, प्रचार कर रही हैं। हालांकि आज जो उनका जो शेड्यूल था वो बारिश की वजह से थोड़ा डिस्टर्ब रहा, लेकिन प्रियंका एक ऐसा चेहरा है प्रगति जिनको ये माना जा सकता है कि महिलाओं के बीच में बहुत लोकप्रिय चेहरा है और एक सर्वमान्य चेहरा है। वो जिस अंदाज में सरकार पर अटैक करती हैं उनमें तमाम लोगों को इंदिरा गांधी की छवि दिखाई देती है। तो वो इंदिरा गांधी आज भी पूरे देश में एक महिला नेतृत्वकर्ता के रूप में पहचानी जाती हैं। उनकी लौह महिला, आयरन लेडी के रूप में पहचान बनी हुई है और उस पहचान को, उस अक्स को लोग प्रियंका गांधी के चेहरे पर देखते हैं, प्रियंका गांधी में देखते हैं। तो प्रियंका गांधी का फैक्टर हालांकि उत्तर प्रदेश के चुनाव में बहुत ज्यादा असर नहीं दिखाया। इतना बड़ा नारा उन्होंने दिया, लड़की हूं लड़ सकती हूं, उत्तर प्रदेश से ये नारा उठा, लेकिन उसके बावजूद कोई बहुत जादू नहीं कर पाया वो नारा। अब बिहार चुनाव में चूंकि जो यूपी की पॉलिटिक्स है वो भी बिहार से अलग नहीं है। बिहार और यूपी दोनों पॉलिटिक्स एक ही तरह की पॉलिटिक्स है दोनों स्टेट में, लेकिन बिहार में कितना असर दिखा पाएंगी? क्योंकि बिहार में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश और पूरे देश में फोकस किया, महिला वोटर को आगे बढ़ाया है, घरों से निकाला है, वोट डालने के लिए प्रेरित किया है, बिहार में भी वही कोशिश है। और इस जो कोशिश है उसमें प्रियंका अपने खाते में कितना वोट बटोर पाती है महिलाओं का, चूंकि वो महिलाओं का चेहरा है, वो कितना पक्ष में कर पाती हैं। महिलाएं बिहार की ज्यादा उत्तर प्रदेश से मेरा मानना है कि ज्यादा सजग हैं और ज्यादा जागरूक हैं पॉलिटिकली। जिस तरीके से वो प्रचार प्रसार कर रही हैं, एक तरह से हम देख सकते हैं वो प्रियंका गांधी के लिए इम्तिहान है, क्योंकि प्रियंका गांधी यूपी में भी लड़कियों को लेकर चल रही थी, महिलाओं को लेकर चल रही थी, लेकिन जिस तरीके से यूपी में नहीं दिख पाया उनका रंग महिलाओं के बीच में, वही चीज आप देखिए वो बिहार में भी आजमाती नजर आई। बिहार में महिलाओं को साधने की पूरी कोशिश कर रही है और हम देख सकते हैं कि महागठबंधन के जो रणनीति है उसे अगर हम गौर करें तो प्रियंका गांधी को आगे लाया जा रहा है हर जगह पर, हर राज्य में जहां चुनाव हो रहा है, एक प्रचार प्रसार के लिए प्रियंका गांधी को आगे लाया जा रहा है। और आपने भी सर कहा कि प्रियंका गांधी महिलाओं के बीच में एक अलग पैठ अपनी रख रही हैं। अब महिलाओं के बीच में उनकी लोकप्रियता बढ़ रही है और यही आजमाते हुए नजर आ रहा है महागठबंधन। पर अब रुख करेंगे अखिलेश यादव की तरफ, क्योंकि अखिलेश यादव भी आज बिहार में चमकते हुए नजर आए और कह सकते हैं कि यूपी के नेताओं की बहुत लोकप्रियता वहां पर दिख रही है। तो क्या अखिलेश यादव का ये पीडीए फॉर्मूला यूपी से उठकर बिहार में भी काम आएगा? देखिए प्रगति, पीडीए ने जादू तो किया है, बिल्कुल जादू किया है। और
विधानसभा चुनाव में भी जादू किया है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सीटें अब की बार पिछले चुनाव से ज्यादा बढ़ने की उम्मीद थी, तो पीडीए ने रोका और पीडीए फार्मूले ने रोका, समाजवादी पार्टी की सीटें बढ़ी। और दूसरा, लोकसभा चुनाव में तो इस पीडीए ने करिश्मा ही कर दिया। जो 80 में 80 सीटों का लक्ष्य था भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में, ये माना जा रहा था कि यूपी से सबसे बड़ी बढ़त मिलेगी, उसको उन्होंने आधे से भी कम में सीमित कर दिया। तो पीडीए का फार्मूला, चूंकि पीडीए एक ऐसा फार्मूला है जो उत्तर प्रदेश में चला, और बिहार में ये फार्मूला इसलिए ज्यादा है क्योंकि वहां पर जो पिछड़ा वर्ग है और अति पिछड़ा वर्ग है उसकी आबादी 45% के आसपास है। सबसे बड़ा वोट बैंक, उसी पर सबका फोकस है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, राजद हो, जेडीयू हो, कोई भी दल हो, वो सब उस पर फोकस कर रहे हैं। दूसरा वोट बैंक है महिलाओं का। नीतीश कुमार की सरकार जब पिछली बार बनी थी तो आपने देखा था महिला उनका कोर वोट बैंक था, उसने जमकर वोटिंग की थी नीतीश कुमार के पक्ष में, तभी वो मुख्यमंत्री बन पाए थे। और इस बार भी, चूंकि प्रियंका गांधी की बात भी हम लोग कर रहे थे, एक बात बताना जरूरी होगा कि जो इंडिया गठबंधन है उसके पास कोई चेहरा महिलाओं के रूप में है नहीं। अखिलेश यादव के पास उनकी पत्नी है, लेकिन वो भी अभी तक प्रचार में नहीं आई है बिहार में। अब कांग्रेस के पास एक ही चेहरा है, इंडिया गठबंधन के पास एक ही चेहरा है, प्रियंका गांधी का। तो ये पीडीए फार्मूला और प्रियंका गांधी का महिला चेहरा, दोनों को मिला के कोशिश ये की जा रही है कि जो सबसे बड़ा वोट बैंक है महिलाओं का और अति पिछड़ा वर्ग का, उस पर कहीं सेंधमारी की जा सके, जो भारतीय जनता पार्टी या एनडीए का जीत का एक सबब बनता है। हर बार एक रिकॉर्ड तोड़ जीत होती है, वो उस वोट बैंक में सेंधमारी की एक कोशिश है। तो अखिलेश यादव इसीलिए वहां गए हैं क्योंकि पीडीए फार्मूला उनका उत्तर प्रदेश में जबरदस्त असर दिखाया है, और वही फार्मूला वहां पर भी वो असर दिखाएंगे। उन्होंने यहां भी कहा था कि अवध और मगध, तो अब की बार भी वहां जाके उन्होंने अवध और मगध की बात कही है कि अवध भी जिस तरह से जीता है उसी तरह से मगध को भी जीतेंगे। आज भी उन्होंने तमाम अपने भाषणों में इसका जिक्र किया। साथ ही जो उनकी चीज़ें रही हैं, तमाम बेरोजगारी की बात रही है और अपराध की बात रही है। उन्होंने अभी हाल में जो 2-3 दिन में हत्याएं हुई हैं, एक एसीपी की हत्या हुई और एक बाहुबली की हत्या हुई, उनको भी उन्होंने मुद्दा बनाया है, अपराध को मुद्दा बनाया है, महिलाओं के मुद्दों को भी छुआ है। तो अखिलेश कहीं ना कहीं फैक्टर उनका प्रभावी रहेगा। और सर यही मुद्दा है, क्योंकि इस वक्त अगर हम देखें, हम स्क्रीन पर भी दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरीके से अब ये बाहुबली हत्याकांड जो हुआ है, ये भी बिहार में कहीं ना कहीं एक अलग मोड़ ले सकता है। क्योंकि अगर हम देखें, महागठबंधन पूरी तरीके से कमर कसता नजर आ रहा है और चुनाव प्रचार के लिए उतर चुका है, लेकिन जो हालात इस वक्त सुशासन की सरकार के हैं, जिस तरीके से बात कर रहे हैं नीतीश कुमार, जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी बात कर रहे हैं, और ये हत्याकांड, क्या लगता है आगामी चुनाव पर किस तरीके से ये जो हत्याकांड है, ये जो बयान चल रही है, उसको बदल सकता है? प्रगति, अब की बार का चुनाव बड़ा रोचक और बड़ा ऐतिहासिक हो रहा है। मुझे लगता है कि शायद ही हमने किसी चुनाव में ऐसा देखा हो कि सत्ता पक्ष भी अपराध की बात कर रहा है, विकास की बात कर रहा है, बेरोजगारी की बात कर रहा है, महिला पे उत्पीड़न और जुल्म की बात कर रहा है, और विपक्ष भी यही बात कर रहा है। विपक्ष भी कह रहा है कि अपराध बहुत है, चरम पर है, चीजें खतरनाक रूप ले रही हैं, बिहार में जंगल राज है। सत्ता पक्ष भी कह रहा है कि बिहार में जंगल राज है, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, हम 1.5 करोड़ नौकरियां देंगे, हम ये करेंगे, हम ऐसा कर देंगे। तो अब की बार तो जो मुद्दे होते हैं चुनाव के, वो दोनों के पास एक ही मुद्दा है। हाँ। चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों के पास एक ही मुद्दा है। और इस बीच ये जो पिछले 2-3 दिनों में, पिछले 48 घंटों में, 72 घंटों में जो घटनाएं हो गई हैं, वो कहीं ना कहीं, चूंकि बहुत ज्यादा समय नहीं है, चुनाव प्रचार का अंतिम दौर चल रहा है, चुनाव प्रचार थमने वाला है। 4 तारीख को पहले चरण का चुनाव प्रचार थम जाएगा, 6 तारीख को वोटिंग होगी, 3 दिन सिर्फ बाकी हैं। और ऐसे में इतनी बड़ी हत्याएं होना, दुलारचंद की हत्या होना, हालांकि वो बाहुबली था दुलारचंद, और अनंत सिंह का नाम आना, वो भी बाहुबली हैं। और अभी प्रधानमंत्री ने कट्टे की बात कही, आपने देखा होगा, सुना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए और उन्होंने कहा कि कट्टा, उन्होंने प्रमुखता से इस बात का जिक्र किया, जंगल राज का। लेकिन वो प्रत्याशी तो उन्हीं के गठबंधन के दल के हैं, अनंत सिंह उन्हीं के नीतीश कुमार के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, इस बार चुनाव में खड़े हुए हैं। तो ये फैक्टर कहीं ना कहीं इस चुनाव में, और जब
6 तारीख को वोटिंग होगी, पहले चरण की वोटिंग होगी, तब ये फैक्टर कहीं ना कहीं जो एसीपी का मर्डर हुआ है, बाकी एक पिता पुत्र की हत्या हुई है, ये इसको विपक्ष ने बहुत जोरदारी से उठाया है और ये फैक्टर रहेगा जब वोट पड़ेंगे तो। जी बिल्कुल सर, आज जिस तरीके से प्रियंका गांधी ने भी इस मुद्दे को उठाया और प्रियंका गांधी ने भी, जिस आपने भी जिक्र किया कि जंगल राज को लेकर लगातार सत्ता पक्ष हमलावर है विपक्ष पर, और यही मुद्दा आज प्रियंका गांधी ने एक बार फिर से गरमा दिया। एक तरफ ये हत्याकांड होता है और दूसरी तरफ प्रियंका गांधी बिहार में पहुंचती हैं, बेगूसराय में प्रचार प्रसार करती हैं महागठबंधन के लिए और ये कहती हैं कि भारतीय जनता पार्टी, या कह सकते हैं कि एनडीए के पास कोई और मुद्दा नहीं है, केवल वो जंगल राज और जो बीती हुई चीजें हैं उसी को दोहरा रहा है और इस मुद्दे को वो गरमाती है और ये जो हत्याकांड हुआ है उससे लेकर भी सरकार को घेरती है। तो कहीं ना कहीं एक तरफ सुशासन की बात होती है और दूसरी तरफ विपक्ष को आप बैठे बिठाए मुद्दा भी दे देते हैं। आचार संहिता के दौरान ये मामला अगर निकलकर सामने आता है तो क्या लगता है आपको, ये नीतीश सरकार पर तो सवाल उठ ही रहे हैं, क्या चुनाव आयोग भी इसमें फंसेगा? देखिए, चुनाव आयोग की भूमिका पे बहुत सारे सवाल उठे हैं, लगातार उठते रहे हैं, लेकिन चूंकि वो एक संवैधानिक संस्था है, उस पर एक नियंत्रित भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए और हम सवाल सरकार पर तो उठा सकते हैं, लेकिन चुनाव आयोग की भूमिका क्या है क्या नहीं है, वो एक संवैधानिक संस्था है, तो उसको हम थोड़ा सा किनारे करके सरकार की बात करते हैं। चूंकि सरकार नीतीश कुमार की है, पिछले 20 सालों से है। बीच में पिछले चुनाव के दौरान जब गठबंधन हुआ था तो कुछ समय डिप्टी सीएम रहे थे तेजस्वी यादव, गठबंधन में थे, लेकिन अब पूरी तरह से नीतीश की सरकार है और 20 साल में सवाल ये उठ रहा है, जैसे प्रियंका की बात आपने कही कि प्रियंका ने कहा कि अपराध, दुलारचंद का मामला भी उन्होंने उठाया, उस मर्डर को भी उठाया। ये बिहार के लिए बहुत बड़ा फैक्टर है जंगल राज। हमेशा जो पूरे देश में एक जंगल राज शब्द है वो बिहार से उठा है और बिहार पर लगातार इस बात को लेकर बिहार कटघरे में भी खड़ा होता रहा है। उत्तर प्रदेश में जब कोई घटना होती है तो जंगल राज का जिक्र आता है तो बिहार की ही चर्चा होती है कि वहां पर जैसा है वैसा ही यहाँ भी हो रहा है। तो अब प्रियंका गांधी ने दुलारचंद की हत्या का मामला उठाया। उन्होंने अडानी और अंबानी, जो हालांकि नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि मोदी अपने दोस्तों को सारी चीजें बिहार की दे रहे हैं और सारी इंडस्ट्री का भी मामला आया। जो विकास की बात आई तब उन्होंने कहा कि विकास तो यहाँ पर इसलिए नहीं है क्योंकि सारा विकास, सारी इंडस्ट्री गुजरात जा रही है। बिहार में पिछले 20 सालों में उन्होंने सवाल उठाया कि आपने क्या बनाया, आप जवाब दीजिए, आप बताइए कि आपने क्या क्या चीज़ें की है। एजुकेशन का, चूंकि बिहार में जो स्थितियां हैं वहां पर रोजगार और शिक्षा, ये सबसे, और अपराध, ये 3 सबसे बड़े पॉइंट्स हैं जिस पर पूरा चुनाव हो रहा है। हालांकि इस बात पर कोई बहुत स्पष्ट रूप से कुछ कहने को तैयार नहीं है, कोई रोड मैप किसी के पास नहीं है कि हम कैसे सुधारेंगे, शिक्षा व्यवस्था कैसे दुरुस्त करेंगे, रोजगार कैसे देंगे। हर घर से एक नौकरी तो सब दे रहे हैं, सत्ता पक्ष भी दे रहा है, विपक्ष भी दे रहा है, कैसे देंगे, तनख्वाहें कैसे आएंगी, ये किसी के पास इसका कोई रोड मैप नहीं है। तो अब ये चुनावी वादे हैं। प्रियंका ने हमेशा एक बहुत सीमित और संयमित भाषा का इस्तेमाल करके सरकार को कटघरे में खड़ा किया है, ये उनका एक अंदाज है प्रियंका गांधी का, और आज भी वही अंदाज देखने को मिला। उन्होंने तमाम चीजों पर सरकार की घेराबंदी की और सरकार को कटघरे में खड़ा किया। उनसे कहा कि ये जवाब दीजिए, 20 साल से तो सरकार में आप ही हैं, जवाब तो आपको देना पड़ेगा कि बिहार में अब तक ये क्यों नहीं हुआ। 1.5 करोड़ नौकरी देने का जब आप वादा कर रहे हैं तो 20 साल से आप क्या कर रहे थे, प्रियंका ने सवाल उठाया। हालांकि इसका जवाब किसी के पास नहीं है, लेकिन सवाल मौजूद है, सवाल वाजिब है, और ये सवाल आगे 6 तारीख को जब वोटिंग होगी तब जनता जो है वो इन्हीं सवालों के जवाब भी टटोल रही है कि आखिरकार जब इतने सारे सवाल हैं तो आप चुनाव प्रचार कर रहे हैं, आप चुनाव प्रचार में बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, लेकिन इनके जवाब कहाँ हैं? जनता भी इस बार तलाश रही है सर। लेकिन इससे इतर जाकर अगर हम देखें तो ये जो हत्याकांड हुआ इस पर तो बातचीत होती रहेगी, क्योंकि बिहार में जब भी चुनाव आते हैं बाहुबलियों का अलग ही खौफ रहता है। और सबसे बड़ी बात कि ये सारा जो मामला है ये निकलकर सामने आ जाता है। आप किसी भी चुनाव को उठाकर देख लीजिए, 80 और 90 के दशक से ये सारे मामले निकलकर सामने आ रहे हैं। पर इन सबसे इतर जाकर सर एक सवाल ये भी रहेगा कि लगातार हम देखें तो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव, 2 युवाओं का चेहरा जगमगाता नजर आया महागठबंधन की तरफ से। और सबसे बड़ी बात हम देखें तो अब अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी भी आगे आ चुके हैं। तो क्या लगता है जिस तरीके से यूपी के नेताओं को बिहार में ले जाया जा रहा है, और सबसे बड़ी बात कि 20 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जो कि उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल जिलों से भी सटे हुए हैं, तो क्या लगता है ये 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव
2027 के आगामी उत्तर प्रदेश चुनाव का सेमीफाइनल समझकर सारी रणनीतियां की जा रही है सारी पार्टियों की तरफ से। बिल्कुल बिल्कुल प्रगति, आपका बिल्कुल आकलन जिस दिशा में आप सोच रही हैं, हाँ, वो सही दिशा है। जो चूंकि उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल एक ऐसा जिला है जहां पर बिहार के लोग रहते हैं या पूर्वांचल के लोगों को बिहार से जोड़ा जाता है और उत्तर प्रदेश में बहुत सारे बिहार के लोग रहते हैं। ये फैक्टर हमेशा एक स्टडी के रूप में, एक सर्वे के रूप में, अगर हम ये कहें कि अखिलेश यादव वहाँ जा रहे हैं, उनकी पार्टी चुनाव लड़ रही है, तो हमको ये भी देखना होगा कि जो सत्ता का गठबंधन है उसमें भी तमाम दल जो उत्तर प्रदेश में है, चाहे वो ओपी राजभर का पार्टी हो या निषाद की पार्टी हो, वो भी वहाँ पर कुछ ना कुछ जाके अपनी संभावनाएं तलाश रहे हैं। उनको भी लगता है कि हमारे दल का जो जातीय आधार पर जो दल पैदा हुए हैं, जो आगे बढ़ रहे हैं, उनको लगता है कि हमारी संभावनाएं बिहार में भी हैं, क्योंकि वहां भी वही जातीय समीकरण है जो उत्तर प्रदेश में है। हालांकि मैं कहूंगा कि बिहार में जातीय समीकरण ज्यादा है, यूपी से ज्यादा देखने को मिलते हैं, तो उनको भी अपनी संभावनाएं दिख रही हैं। और 2027 की जो आपने बात कही कि 2027 में पूर्वांचल के तमाम जनपद जो बिहार से सटे हुए हैं, वहां पर बिहार का असर देखने को मिलेगा। और अभी यहां जब चुनाव होते हैं तो यहां का असर वहां देखने को मिलता है। तो ये जो एक दोनों तरफ का असर है, बॉर्डर सीमा से लगे हुए 15-20 जिले हैं, तो और उसमें जितने भी सीटें होती हैं, जितने भी विधानसभा कैंडिडेट होते हैं, वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश से जुड़े रहते हैं। हम अगर बात करेंगे माफिया राज की, तो माफिया भी उत्तर प्रदेश से ही जुड़े रहते हैं, उत्तर प्रदेश में आते जाते हैं, यहाँ से क्राइम करते हैं, वहाँ क्राइम करते हैं, एक बड़ा नेटवर्क उनका बना हुआ है। उसी तरह से पॉलिटिकल नेक्सस भी बना हुआ है उत्तर प्रदेश और बिहार का। तो ये अखिलेश यादव के लिए हो या राहुल गांधी के लिए हो, प्रियंका गांधी के लिए हो, ये एक स्टडी और रिसर्च का एक माध्यम कहा जा सकता है कि वहाँ जाके वो समझ सकते हैं कि अब 27 में जब बिहार में जो रिजल्ट आएगा, हम देखेंगे 14 तारीख को, उसके बाद 27 में किस तरह की तैयारी करनी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश पर पूरे देश की नजरें रहती हैं, वहां पर फोकस रहता है और उसको जीतने के लिए सारे साम दाम दंड भेद सारे राजनीतिक दल अपनाते हैं। और केंद्र की सियासत भी उत्तर प्रदेश से जुड़ी रहती है सर, क्योंकि उत्तर प्रदेश को निखारते हैं तभी जाकर केंद्र की सियासत में भी कहीं ना कहीं तो वहां पर भी अलग अंदाज देखने को मिलता है। इसी से जुड़ा सर एक और रहेगा, क्योंकि सवाल कई सारे हैं। अगर हम देखें तो केवल बिहार ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश की राजनीति से भी अब सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि बिहार में चुनाव प्रचार के लिए अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ को ज्यादा आजमाया जा रहा है। इसीलिए ये सवाल उठ रहे हैं कि 2025 को कहीं 2027 का कनेक्शन मान के तो नहीं चला जा रहा है, क्योंकि ये चेहरे बहुत चमक रहे हैं और इन दोनों चेहरे को लेकर ही दोनों गठबंधन, हम महागठबंधन एनडीए दोनों की बात करेंगे, दोनों इन दोनों चेहरों को लेकर आगे चल रहे हैं। तो क्या लगता है, योगी आदित्यनाथ का कमाल ज्यादा उभरेगा या फिर पीडीए का फॉर्मूला बिहार में भी चमकेगा? देखिए, बीजेपी की अगर स्टार प्रचारकों की लिस्ट देखें प्रगति, तो योगी आदित्यनाथ बहुत एक नंबर 1 नंबर 2 के बाद शायद उनका तीसरा स्थान होगा। जाहिर सी बात है, नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बाद योगी आदित्यनाथ का नाम आता है। उन्होंने अपने आप को उस हाइट पर कर दिया है कि उनका नाम लिया जाता है। हम देखें कि जहाँ पर जो हिंदी भाषी राज्य नहीं है, साउथ में जाते हैं जब वो रैली करने, तेलंगाना जाते थे, हमने देखा पश्चिम बंगाल जब गए तब देखा वहां पर भी कोई हिंदी भाषी क्षेत्र नहीं है। लेकिन योगी आदित्यनाथ की जो एक छवि है स्टार प्रचारक के तौर पर, एक साधु सन्यासी पॉलिटिकल व्यक्ति के तौर पर, वो छवि लोगों को अच्छी लगती है। और जो उन्होंने यहाँ पर उत्तर प्रदेश में जो चीज़ें की हैं, क्राइम कंट्रोल को लेकर, महिला सुरक्षा को लेकर, युवाओं को लेकर, वो एग्जाम्पल सेट किए हैं जो पूरे देश में कहीं भी नहीं हुए। यूपी को मॉडल स्टेट माना जाता है पूरे देश में पॉलिटिकली, चूंकि राजनीतिक रूप से अगर हम कहें तो बड़ा जागरूक राज्य है उत्तर प्रदेश। और यहाँ पर जो चीज़ें हुई हैं पिछले कुछ सालों में, और या पहले भी होती रही हैं, मैं पहले की सरकारों को कटघरे में नहीं खड़ा करूंगा, क्योंकि वक्त और हालात सबके अलग अलग होते हैं। सब जो चीज़ें होती हैं वो वक्त और हालात के हिसाब से होती हैं। हो सकता है उस समय वो परिस्थितियां ना रही हों जो अब परिस्थितियां हैं। तो उत्तर प्रदेश में जो भी हुआ है वो हमेशा अदर स्टेट्स के लिए एक मॉडल के रूप में रहा है, एक उदाहरण के रूप में रहा है। योगी आदित्यनाथ का डिमांड इसीलिए है क्योंकि वो इतनी बड़े कद के नेता हो गए हैं कि जहां भी जाते हैं जादू कर देते हैं। उनका फैक्टर है बटेंगे तो कटेंगे का नारा उन्होंने दिया पूरे देश में, उसी पर राजनीति हो गई, पूरा फोकस्ड हो गया, पूरा एक उनके नारों पर विवाद भी शुरू हुआ, उन्हीं के नारों से जीत भी हासिल हो गई, जीत भी हासिल हुई। तो वो इतनी बड़ी शख्सियत है कि वो जहां जाएंगे कमाल करेंगे। अगर
योगी आदित्यनाथ और अखिलेश की हम तुलना करें तो दोनों का एक फैन बेस अलग अलग है। जो पॉलिटिकल फैन बेस होता है वो बहुत अलग है। अखिलेश दबे कुचले शोषितों की बात करते हैं, उनकी मुद्दे उठाते हैं। योगी आदित्यनाथ अपराध और माफिया तंत्र पर अपना जो उन्होंने अब तक किया है, प्रहार किया है, बुलडोजर पॉलिसी, उनकी बुलडोजर पॉलिसी ऐसी है जो उत्तर प्रदेश नहीं, देश नहीं, देश की सीमाओं को लांघ कर विदेशों में भी हमने देखा कई बार लोग बुलडोजर चलाते हुए दिखे। योगी मॉडल कहा जाता है। तो वो जो उनकी एक स्टेटस है, उनकी स्थिति है, वो उनको एक अलग नेता बनाती है और अलग खड़ा करती है सारे नेताओं से। योगी का जो स्ट्राइक रेट है, वो कहीं भी जाते हैं तो आप प्रगति कभी भी उनका स्ट्राइक रेट देखेंगी तो वो जबरदस्त रहता है। अखिलेश हो या राहुल गांधी हो या कोई भी नेता हो, उनके स्ट्राइक रेट के आगे कोई नहीं टिकता। योगी आदित्यनाथ अगर 10 जनसभाएं करेंगे 15 प्रत्याशियों के लिए या 20 प्रत्याशियों के लिए, तो उसमें से 18 जीतते हैं। बिल्कुल, और ये उनकी छवि है जनता के बीच। इसीलिए कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की रणनीति रहती है, वो लगातार योगी आदित्यनाथ को प्रचार प्रसार के लिए उतारते हैं। पर यहाँ पर एक और फैक्टर काफी ज्यादा चर्चा का विषय है, क्योंकि अखिलेश यादव बिहार तो पहुंचे हैं पर वहां पर इतने कटाक्ष उन्होंने किए हैं कि अमित शाह से लेकर प्रधानमंत्री मोदी को भी कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। और आज अखिलेश यादव का चेहरा उत्तर प्रदेश से उठ के बिहार में भी कहीं ना कहीं जगमगाता नजर आया, क्योंकि अखिलेश यादव ने एक जंग फिर से छेड़ दी। महाराष्ट्र की चर्चा लगातार हो रही थी सर। महाराष्ट्र में जिस तरीके से वहां पर बदलाव हुआ, जमीनी हकीकत अलग थी, माहौल अलग था, और अचानक से मुख्यमंत्री का चेहरा अलग हो जाता है। तो वो जो बदलाव हुआ उसे लेकर आज अखिलेश यादव बिहार में कटाक्ष करते फिर से नजर आए और ये कहे कि शादी से पहले जो दूल्हे का सिलेक्शन होता है उस तरीके से नीतीश कुमार को चुना गया। तो आप उनके इस बयान को किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि लगातार ये सवाल उठ रहे हैं कि नीतीश कुमार शादी से पहले वाले दूल्हे ही है। देखिए प्रगति, अखिलेश यादव के साथ मेरी कई मुलाकातें हुई, बातें होती रहती हैं, लेकिन वो बड़े हाजिर जवाब और बड़े सुलझे हुए लीडर हैं। पॉलिटिकली पिछले कुछ सालों के दौरान वो बहुत मैच्योर हो गए हैं। जो उनके बयान होते हैं वो बड़े सधे हुए होते हैं, और जो उन्होंने आज भी कहा वो निश्चित तौर पे ये सवाल सभी लोग उठा रहे हैं कि चूंकि अभी तक एनडीए ने अपना चेहरा घोषित नहीं किया है कि सीएम कौन बनेगा। इंडिया गठबंधन का हो गया है, तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे, उनका घोषणा पत्र भी सामने आ गया है, लेकिन एनडीए का चेहरा अभी तक सामने नहीं आया। तो ये व्यंग जो अखिलेश यादव की तरफ से था वो लाजिमी था, वाजिब था और होना भी चाहिए। किसी भी आप रण में हो लेकिन आपको सेनापति ही नहीं मालूम है कि सेनापति कौन है, तो कैसे रण जीतेंगे? ये सवाल उठना लाजिमी है और उठ भी रहा है, तमाम लोग उठा रहे हैं इसको। सरकार का जो अपना संगठन है, एनडीए के जो दल है, वो भी कहीं ना कहीं इस बात से असहमत है कि एक चेहरा तो कम से कम सामने आ जाना चाहिए। रही बात नीतीश की, नीतीश कुमार पिछले कुछ दिनों से उनके बारे में आपने देखा सोशल मीडिया पे किस तरह से उनके मंच पर जो रिएक्शंस रहे, वो सवाल उठाने वाले रहे। कभी कहा जाता है कि वो बीमार है, कभी कहा जाता है कि उनका मेंटल स्टेटस ठीक नहीं है। तो ऐसे में कौन चेहरा होगा, ये अखिलेश का सवाल बड़ा वाजिब था कि दूल्हे के बिना बारात आ रही है, तो जब दूल्हा नहीं होगा तो फिर बारात कैसे आगे बढ़ेगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और अखिलेश ने जो कहा है, महाराष्ट्र का उन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि महाराष्ट्र में भी ऐसा ही हुआ था। महाराष्ट्र में हमने सबने देखा कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा, शिंदे के चेहरे पर चुनाव लड़ा और उसके बाद सीएम कोई और बन गया। ये सवाल बिहार में भी उठ रहा है कि क्या नीतीश अगले सीएम होंगे। ये बड़ा वाजिब सवाल है कि क्या उनको महागठबंधन ने जो है, महागठबंधन ने ऐलान कर दिया, आपको फिर से कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया, क्योंकि आप लगातार पहले हम की बात करते हैं और जब एक चेहरे का ऐलान करना होता है तो आप हमेशा सस्पेंस रखते हैं और हमेशा आप ये सस्पेंस रखने के बाद अचानक से एक ऐसा चेहरा चमकाते हैं जिसे देखकर सब शॉक्ड हो जाते हैं। हमेशा हमें ये देखने को मिला, तो क्या बिहार में भी ये देखने को मिल सकता है? ये सवाल इस वक्त है और इसी वजह से आप पर ही सवाल पैदा कर रहा है विपक्ष, आप पर ही सवाल दाग रहा है और इसका जवाब तो देना ही पड़ेगा। मुझे लगता है बीजेपी की पॉलिटिक्स ऐसी ही रहती है। वो चेहरे के बजाय अपने संगठन और अपनी जो तैयारियां होती हैं, अपनी मेहनत होती है, अपने समीकरण होते हैं, अपनी रणनीति होती है, उस पर ज़्यादा फोकस करती है। हम इसके पहले भी हमने देखा कई स्टेट में चुनाव हुए और पर्ची सिस्टम से सीएम का नाम निकाला गया कि पर्ची होगी, इतने सारे चेहरे हम किसको बनाएंगे, पर्ची निकल आएगी, एक जिसकी नाम की पर्ची निकलेगी वो सीएम बनेगा। तो ये एक्सपेरिमेंट
कोई आदमी तब करता है जब उसके पास पूरी तैयारी होती है, जमीनी तैयारी होती है, और वो बहुत कॉन्फिडेंट होता है कि नहीं हम सरकार बनाने जा रहे हैं, चेहरा कौन होगा ये हम बाद में तय कर लेंगे। ये बीजेपी की तैयारियां हैं। उनको एक तरह से विश्वास है कि बिहार में अब की बार फिर से गठबंधन की सरकार बनेगी, एनडीए गठबंधन की सरकार बनेगी। चेहरा कौन होगा ये भी तय नहीं है। हालांकि बीच में जो पिछले 4 दिनों के दौरान हम लोगों ने सोशल मीडिया पे या टीवी पे जो भी चीज़ें देखी, उसमें चिराग पासवान का एकदम से प्रधानमंत्री के साथ मंच पर शेयर करना और मंच में नीतीश कुमार के पैर छूना, फिर छठ पूजा के लिए चिराग पासवान गए नीतीश कुमार के घर और नीतीश कुमार उनके घर आए, वहाँ भी उनके पैर छुआ और सारी चीज़ें हुई। कई और जो गठबंधन के नेता हैं उनके घर भी गए चिराग पासवान। तो एक चर्चा ये भी होती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि चिराग पासवान, चूंकि हमेशा अचानक से चेहरा आता है, हमेशा ये होता है कि कोई ना कोई ऐसा आदमी सीएम के रूप में सामने आता है जो नरेंद्र मोदी जी का, जिनके ऊपर आशीर्वाद होता है। तो चिराग पासवान ने कहा भी था कि वो मैं तो मोदी जी का हनुमान हूं। तो ये हनुमान को ही, जब राजा राम अयोध्या से गए थे तो हनुमान जी को ही सत्ता सौंप गए थे, और उनको कहा जाता है कि हनुमान जी वहां के अब राजा है, वर्तमान राजा हनुमान जी हैं। तो हो सकता है कि चिराग पासवान ही सीएम हो जाए, क्योंकि चिराग पासवान का चेहरा सर इस वक्त काफी चमकाते नजर आ रहे हैं एनडीए वाले। और चिराग पासवान का बयान भी हम सुन रहे थे, उसमें वो लगातार कह रहे थे कि 2020 के चुनाव अगर हम उठाकर देखें तो वहां पर बिखराव था एनडीए में, लेकिन अब जो है इस बार एकजुट है एनडीए और महागठबंधन में बिखराव है, और इसका जो खामियाजा है ये महागठबंधन को भुगतना पड़ सकता है। तो चिराग पासवान जब एक तरीके से इस तरीके के बयान देते नजर आते हैं तो समझ में आता है कि कहीं ना कहीं उनको पीछे से बीजेपी का शह मिल रहा है, तभी जाकर वो इस तरीके से उभर रहे हैं और बिहार की राजनीति में उनकी पार्टी भी उभरती हुई नजर आ रही है। तो आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, जब तक कोई चेहरा नहीं है प्रगति, तब तक चिराग पासवान ही एक सिंगल चेहरा है जिसको हम एज्यूम कर सकते हैं कि वो उनको सीएम के रूप में सामने लाया जा सकता है, क्योंकि अभी तक हमारे पास कोई भी चेहरा नहीं है। मांझी का चेहरा नहीं है, इसके अलावा और भी जो सहयोगी दल हैं उनमें भी कोई ऐसा चेहरा नहीं है जो बहुत बड़ा हो। चिराग पासवान की पार्टी निश्चित तौर पे उनके पास एक राजनीतिक विरासत है, रामविलास पासवान की पार्टी, और उसके बाद उनके परिवार में भी तमाम लोग बड़े नेता हैं, बड़े लीडर हैं, और चिराग पासवान ने इधर कुछ समय से अपने आप को एक प्रोफाइल अपनी अच्छी बनाई है, बड़ी प्रोफाइल बनाई है बिहार में खासकर। तो जाहिर सी बात है युवा चेहरा है, बिहार में लोग युवा चेहरों को पसंद कर रहे हैं। तेजस्वी को इसीलिए पसंद किया जा रहा है क्योंकि उन्होंने युवाओं की बात की है, वो युवा को अपने साथ लेकर चल रहे हैं। तेजस्वी के कंपटीशन में अगर कोई हो सकता है तो वो बिहार में चिराग पासवान ही हो सकता है। नीतीश कुमार का समय मुझे लगता है कि अब चला गया है, खत्म हो चुका है, अब उनका समय नहीं है, अब समय युवाओं का है। बिहार का युवा, वैसे भी मैंने जब हम लोग पिछली बार डिबेट कर रहे थे तो मैंने कहा था कि देश में सबसे ज्यादा जो युवा है वो बिहार में है, बिल्कुल सबसे ज्यादा संख्या बिहार में युवाओं की है। तो अब उस स्टेट में जहां युवा सबसे ज्यादा है तो युवा चेहरा ही कोई चाहते हैं लोग। तो चिराग पासवान उसके लिए, अगर एनडीए की बात करें, गठबंधन, सरकारी गठबंधन जो है उसकी बात करें, तो वो चेहरा एक घोषित हो सकता है। बाकी अभी ऐसा कोई चेहरा ऐसा ऐलान नहीं हुआ आधिकारिक तौर पर, लेकिन अब ये देखना होगा क्योंकि अब जो है चुनाव वो बहुत ही करीब आ चुका है। जिसका इंतजार था वो पल भी अब खत्म होने वाला है, क्योंकि पहले चरण का चुनाव ही 6 नवंबर को है, और लगातार आप देखिए किस तरीके से चुनाव प्रचार प्रसार हो रहा है। महागठबंधन हो या फिर एनडीए गठबंधन दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतरता नजर आ रहा है। फिलहाल अब ये देखना होगा कि किसकी तैयारी काम आती है, जनता के बीच कौन अपनी पैठ बना पाता है और नतीजे किसके फेवर में आते हैं। तब तक के लिए आप देखते रहिए आज की खबर।